पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। पहली चीज मैं समझा दूं, संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। संसाधन का मतलब होता है किसी भी रिसोर्सेस को, रिसोर्स का मतलब है कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो किसके माध्यम से कर रहे हैं, वो क्या होता है, संसाधन होता है। जैसे कि प्यास लगी बहुत तेज क्या लगी है, प्यास लगी, तो हम क्या पियेंगे, पानी पियेंगे। तो पानी क्या हो गया, एक तरह का संसाधन हो गया, ठीक है। मुझे स्कूल जाना है या थोड़ा दूर जाना है घर से, तो मैं क्या लूंगी, रिक्शा या जैसे कह सकते स्कूटी से जाऊंगी या साइकिल से जाऊंगी या गाड़ी से जाऊंगी। तो किसी भी चीज से अगर मैं वहां तक पहुंची तो वो क्या हो गया, संसाधन। किसी भी काम को करने के लिए, मानव द्वारा किसी भी काम को करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, एक तरह का संसाधन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मुझे स्कूल जाना है या कहीं जाना है तो हम क्या, किसी साइकिल से जाएंगे या किसी गाड़ी से जाएंगे। अगर मुझे प्यास लगी तो हम पानी पियेंगे। तो ये क्या एक तरह का संसाधन है। संसाधन समझ में आगे क्या होता है। तो बिना संसाधन के दुनिया चल सकती है, नहीं चल सकती, ठीक। संसाधन। अब बात करते हैं विकास क्या है। विकास का मतलब जानते हो, किसी भी चीज में परिवर्तन, परिवर्तन पॉजिटिव हो। मैं पॉजिटिव को हमेशा प्लस से दिखाती हूँ। परिवर्तन क्या हो, पॉजिटिव हो तो वो विकास है। परिवर्तन अगर निगेटिव हो तो वो विकास नहीं है। जैसे कि अगर बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर आज 400 से 1100 में हो गया है, तो उससे बहुत सी गवर्नमेंट विकास कहती है, लेकिन ये विकास नहीं है। ये तो गलत चीज है ना, कि अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रहा है और ऊपर से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आमदनी बढ़ती और महंगाई बढ़ती तो समझ में आता है कि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो खर्च हो रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा तो खर्च कैसे हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये विकास नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। संसाधन मैंने बताया कि मानव द्वारा किसी भी चीज का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, संसाधन होता है। संसाधनों का विकास क्या है, ये मुझे कोई बता सकता है। संसाधनों का विकास क्या महत्वपूर्ण है, क्या जरूरी है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड होगा जिसपे आप लिखते होगे, क्या होगा, ब्लैक बोर्ड, जिसपे चौक से टीचर्स आपकी लिखती हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड बेहतर है कि व्हाइट बोर्ड बेहतर है? व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा क्लियर दिखता है और उसपे आपको समझ में आता है, डस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है और टीचर को भी बार बार दिक्कत नहीं होती है कि डस्ट आंखों में जा रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इससे जितनी अच्छी डायग्राम्स बन जाते हैं, यहाँ पे क्लीन होगा ना, हाथ से ऐसे टीचर पकड़ लेगा, और फिर चौक से लिखने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट। संसाधन क्या था, आपको पढ़ाने के लिए टीचर एक बोर्ड का यूज करती है। टीचर खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि आप कैसे पढ़ोगे, आपके पास जो किताबें हैं वो भी एक संसाधन है, ठीक। लेकिन मैं अभी बोर्ड का एग्जांपल दे रही हूँ, तो बोर्ड जो है वो क्या है, एक तरह का संसाधन है। आपको पढ़ने में ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड नहीं होगा तो हम लिखेंगे कहाँ, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी संसाधन का मैं विकास देखूं तो क्या, ब्लैक बोर्ड से हम कहाँ पे आ गए, व्हाइट बोर्ड से आ गए। अब व्हाइट बोर्ड से अगर स्मार्ट बोर्ड पे पहुंच जाए तो वो तो काफी डेवलपमेंट हो जाएगा। बस मैं ऐसे स्लाइड हटाती जाऊंगी और आपको प्रेजेंटेशन दिखती जाएगी, आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर, आपको डायग्राम बना बनाया मिलेगा ना। टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, बस टीचर को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो विकास है। ये प्लस वाला परिवर्तन है। बदला ना, सफेद ब्लैक बोर्ड से हम व्हाइट बोर्ड पे आए, व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड पे, तो ये प्लस में है। अगर वही बात करें कि मैं एकदम व्हाइट बोर्ड से वापस से ब्लैक बोर्ड पे पहुंच जाऊं तो वो क्या है, पॉजिटिव नहीं है, वो निगेटिव है, वो विकास नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, हम प्रेशर में चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। अच्छा, मैंने कभी 3 देशों के बारे में बताया, विकासशील, विकसित और अल्प विकसित। विकासशील, विकसित, अल्प विकसित 3 देश होते हैं। इन किसी भी देश को इन 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। भारत किस कैटेगरी में आता है, कोई बताएगा? विकासशील। भारत विकासशील कैटेगरी में आता है। देखो, अगर बात करते, मैं इसको भी बताती हुई चलती हूँ कि शिक्षा, ठीक, और खाद्य पदार्थ यानी खाना जिसे कह सकते हो, और स्वास्थ्य, और क्या हो सकता है, मकान, और अगर बात करते हैं कि हम रिसर्च पे काम, ये सब तो बात की बात है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन लाइन को अगर कोई भी कंट्री डिप कर जाती है, यानी कि पार कर जाती है, तो वो क्या हो जाती है, रोजगार। रोजगार मैं भूल गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, रोजगार। और जहां पे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय जानते हो ना, हर व्यक्ति की आय, ठीक, प्रति व्यक्ति आय, और फिर हर व्यक्ति की आय से क्या बनती है, मिलके राष्ट्रीय आय।
वो राष्ट्रीय नेशनल इनकम होती है, प्रति व्यक्ति अलग होती है और राष्ट्रीय आय अलग होती है। उसको भी मैं बताऊंगी जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो अभी ज्योग्राफी में है। तो रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा, ये सारी की सारी सुविधाएं जिस देश को मिल चुकी हैं, अब वो इस लाइन से आगे बढ़ चुका है, इस लाइन से वो आगे बढ़ चुका है। वहाँ एजुकेशन भी है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज भी है, इन सब चीजों पे लगभग काम वहाँ पे खत्म हो चुका है। अब वो कंट्री आगे किस चीज पे काम कर रही है? हायर एजुकेशन, स्पेस के लिए काम कर रही है, नई नई चीजों के बारे में सोच रही है, एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो वो कंट्री क्या होगी? डेवलप। क्योंकि विकास के लिए जो मापदंड तैयार किए गए, मापदंड यानी स्केल जो बनाई गई है, इस मापदंड को वो क्रॉस कर चुकी है, तो वो क्या होगी? डेवलप होगी। डेवलप, विकसित। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, ये सब कौन सी कंट्री है? विकसित है, डेवलप कंट्री है। ये इन लाइंस को क्रॉस कर चुकी है, तो ये विकसित है। ठीक, ये कौन सी कंट्री है जो इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है? ठीक। अब बात करते हैं विकासशील की। विकासशील नाम से कुछ समझ में आ रहा है? मतलब विकास हो रहा है, विकास के रास्ते पर चल रही है। ठीक, यानी मैं इसको टिक हटा देती हूँ, मैं इसे डॉट डॉट बना देती हूँ कि इस पे अभी हम इस पाथ पे, इस रास्ते पे हम चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो अपनी कंट्री का ही आ जाता है, कौन? भारत। और हमारी जो इस टाइम की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या कहा है कि भारत 2050 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा। 2050 तक। देखो तब तक कौन रहता है कौन नहीं रहता, 2050 की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डेवलप्ड नहीं हुए हैं, अभी हम लोग विकासशील है, विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। यानी अभी हमने इन चीजों को हासिल नहीं किया कंप्लीटली। मैं ये नहीं कहती कि किसी को नहीं मिला, बहुत से लोगों को मिला भी है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी मिला है। तो अभी हम उस रास्ते पे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस रास्ते को कंप्लीट कर लिया। तो अभी हम क्या है? विकासशील। अब बात कर लेते हैं अल्प विकसित, जो बहुत पिछड़े हैं, जो इस रास्ते पर चलना भी नहीं चाहते, जो बेचारे बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, जिन्होंने अभी अगर यहाँ से रेस स्टार्ट है तो अभी वो यहीं पे कहीं खड़े हैं, यहाँ से उन्होंने चलना भी स्टार्ट नहीं किया है। तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? अफ्रीका की ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। तो ये समझ में आ गया संसाधनों का विकास किस कंट्री में सबसे ज्यादा हो रहा है? बताओ। अमेरिका में। कंट्री में मैंने बोला विकसित की अल्प विकसित के विकासशील में सबसे ज्यादा हो रहा है। विकासशील में भी हो रहा है और विकसित में भी। विकसित भी तो काफी डेवलप कर रहे हैं ना, तो विकसित और विकासशील देशों में संसाधनों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि जो विकासशील देश है वो भी अपने संसाधनों का विकास करके क्या चाहते हैं? विकसित बनना चाहते हैं और विकसित और आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो संसाधनों का विकास क्या है? चैप्टर का नाम पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। संसाधनों का विकास है कि हम जो संसाधन प्रयोग में ला रहे हैं उनको हम कैसे, जैसे कि मैं बात करती हूँ, मैं स्कूल साइकिल से जाती थी, उसके बाद स्कूटी से जाने लगे, उसके बाद फोर व्हीलर आ गई, उससे जाने लगे। तो ये क्या है? डेवलपमेंट है ना। पहले साइकिल से हम आधे घंटे में पहुंचते थे, फिर स्कूटी से मान लो 15 मिनट में पहुंचे, अब कार की स्पीड पे थोड़ी अगर ज्यादा करके चलते हैं 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये स्पीड, ये हमने क्या देखा है? हम लोग क्या हो रहे हैं? विकास हो रहा है। किसका? संसाधनों का विकास हो रहा है। इस वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो संसाधनों का विकास समझ में आ गया। अब देखो संसाधन के प्रकार होते हैं कुछ। पहला प्रकार है आपका, हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे, यानी कोई भी चीज बन रही उत्पत्ति के आधार पे होता है आपका। पहली चीज है जैव संसाधन और दूसरी है अजैव संसाधन। बिल्कुल नाम से इसको समझते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक, जैसे कि जैव जो जीव मंडल से, जो जीव, वनस्पतियां, जीव जंतु, ये क्या कौन संसाधन है? जैव। वनस्पतियां हैं, ठीक, वनस्पतियां, जीव जंतु, ये कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन। अजैव जिसमें जान नहीं होगी, जैसे कि धातु, चट्टाने, हाँ वही अभ्रक धातु में आ गया। ठीक है, धातु में चट्टाने, ये सब जो हो गए वो क्या, कौन संसाधन हो गए? अजैव, जिसमें जान नहीं है। अब वनस्पतियों में तो जान है, पेड़ पौधों में जान होती है, जीव जंतु में तो जान होती है। ठीक, अगर बात करते हैं ये कौन सा संसाधन है? जैव। और ये उत्पत्ति के आधार पे, यानी जब वो बने हैं। कोई भी चीज सिर्फ दो ही प्रकार की हो सकती है ना, जीवित, अजीव, यानी कि सजीव या निर्जीव।
हर वस्तु तो यही हो सकती है ना, या तो सजीव हो सकती है या निर्जीव। तो जो सजीव होगी वो जैव में आएगी और जो निर्जीव होगी वो अजैव में आएगी। यहाँ पे उत्पत्ति यानी कि वो कैसे शुरू हुई उसके आधार पर हम बात करें। अब देखो बात करते हैं सांपत्यता के आधार पर। सांपत्यता के आधार पर हम क्या देखते हैं? नवीकरण और अनवीकरण। अनवीकरण। सांपत्यता के आधार पर समाप्यता के आधार पर हम देखते हैं दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनवीकरण योग्य संसाधन है, मुझे लगता है कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनता, बहुत लंबा टाइम लगता है। और नवीकरण योग्य संसाधन में अगर बात करते हैं, जैसे पवन चक्की के थ्रू कुछ बना दिया गया, या नए नए रासायनिक पदार्थों से कुछ बना है जो बन सकता है, ठीक। और अनवीकरण संसाधन कैसे होंगे? जो बहुत टाइम लेता है बनने के लिए, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है, बहुत समय लेता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कोयला पेट्रोलियम हो सकता है, क्योंकि एक दिन में नहीं बनता है, काफी लंबा टाइम लगता है। चीजें जब कहीं भूकंप आता है या कुछ होता है तो सब कुछ दब जाते हैं, हम लोग दब जाते हैं, वनस्पति दब जाती है, पेड़ पौधे दब जाते हैं, तो नीचे गर्भ में बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। तो उसके बाद वो लकड़ियां क्या बदल जाती हैं? कोयले में बदल जाती हैं, ठीक। तो वो काफी, फिर पेट्रोलियम, इस तरह से ये 1-2 साल में नहीं, करोड़ों साल लग जाते हैं। तो काफी पुराना टाइम लग जाएगा ना। और अगर रसायन से कुछ बनाना है, यानी मुझे पवन चक्की के थ्रू कोई चीज बनानी है, तो वो क्या है? नवीकरण। जल्दी से जल्दी वो चीज बन सकती है, लेकिन ये चीजें बन नहीं सकती। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व क्या है? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन हो सकते हैं आपके, या तो व्यक्तिगत, एक सामुदायिक, और एक हो सकता है अंतरराष्ट्रीय, ठीक। ये 3 प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। व्यक्तिगत जो इस एक व्यक्ति का हो सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति का हो सकता है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग का फोन है, मेरा पर्सनल लैपटॉप है, या मेरी पर्सनल बुक है, तो वो किसकी है? सिर्फ हम लोगों की है, किसी एक की होगी। जैसे आपका पर्सनल फोन है, आपकी पर्सनल बुक है, आपकी कोई पर्सनल चीज है जो सिर्फ आपकी है, तो स्वामित्व के आधार पर वो सिर्फ आपकी, कोई आपसे परमिशन लेगा तभी उसको यूज कर सकता है। वो सिर्फ उस पर अधिकार किसका है? हम लोगों का है, किसी एक व्यक्ति का, पर्सनल, जो सिर्फ उसका हो। नाम से ही समझ में आ रहा है। सामुदायिक यानी किसी समुदाय का है, वो समुदाय का। जैसे कि अगर बात करते हैं गवर्नमेंट द्वारा कोई भी चीज बना दी गई, गवर्नमेंट द्वारा कोई पॉलिसीज लाई गई, कुछ हैंडपंप लगा दिए गए गांव में, अगर कुछ स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए गांव में, तो वो सबका हो गया, किसी एक का तो हुआ नहीं। किसी के घर के अंदर जो पाइप लगा या नल लगा वो उसका हो गया, हाँ, यानी वो क्या हो गया? व्यक्तिगत हो गया। लेकिन अगर वही चीज बाहर गवर्नमेंट के जरिए लगाई गई है या किसी संस्था ने लगवाई है, तो वो पूरे समुदाय का, वो किसका है? पूरे समुदाय का। अब अंतरराष्ट्रीय से क्या समझ में आ रहा है? बताओ, कुछ समझ में आया? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे, ना सिर्फ राष्ट्र का बल्कि पूरी दुनिया का है वो। भले उसके लिए हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता हो, या कुछ चीजें से आयात निर्यात करते हैं, तो बहुत सी चीजों को हम लेते देते हैं। पेट्रोलियम है, सऊदी पूरी दुनिया को देता है, ईरान पूरी दुनिया को देता है, इराक पूरी दुनिया को देता है, तो वो एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन बन गया। लेकिन उस संसाधन को भी हम पेमेंट देके ही यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपके इस तरह के संसाधन हो गए। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत, सामुदायिक और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था? उत्पत्ति के आधार पर। फिर सांप्यता के आधार पर हमने देखा था, उसमें क्या देखा था हमने? नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन। अब हम कल पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन और संसाधन का संरक्षण, ठीक है। तो आज का बस इतना।